Hello students, good morning. How are you? Fine, very good. चलिए बेटा, कल हम लोगों ने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था एग्रीगेट डिमांड का। एग्रीगेट डिमांड का हम लोगों ने मीनिंग पढ़ा था। What is the meaning of aggregate demand? It refers to demand for all goods and services produced in the economy during a period of time. That is called aggregate demand. आपने साथ के साथ ये भी समझा कि प्लस टू के अंदर हम लोग एग्रीगेट डिमांड को किसके बेस पर स्टडी करेंगे? इनकम के बेस पर, नॉट जनरल प्राइस लेवल। ठीक है, जनरल प्राइस लेवल के बेस पर नहीं करेंगे, हम लोग स्टडी करेंगे किसके बेस पर? इनकम के बेस पर। इनकम और एडी का कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी। एडी मतलब एडी इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ये मान के चलो एडी इक्वल टू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप के, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इनकम बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। उसी चीज को हम लोग शेड्यूल में कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शेड्यूल में। देखिए बेटा, मैंने यहाँ पर दो चीज ली, इनकम ली और एग्रीगेट डिमांड ली। एडी इक्वल टू प्लान्ड एक्सपेंडिचर, या आपने पढ़ा था डेफिनेशंस में, एडी इक्वल टू प्लान्ड एक्सपेंडिचर। और प्लान्ड एक्सपेंडिचर यानी एक्सपेंडिचर कौन कौन से होते हैं? कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। सो ध्यान रखना एडी इक्वल टू सी प्लस आई, ये चीज ध्यान रखना, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू सी प्लस आई। ठीक है, अभी यहां पर आप बहुत सारी चीज सीखोगे धीरे धीरे, तो इस रूल को पहले ध्यान रखना। एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल होता है? सी प्लस आई। ठीक है, देखिए मैंने ये अपनी मर्जी से बनाई है, इनकम जीरो, इनकम इंक्रीज, देन ठीक है, जीरो इनकम पर डिमांड जीरो नहीं होती, जीरो इनकम पर कुछ ना कुछ डिमांड हमारी इकोनॉमी में होती है। 0 30, 20 35, 40 40। जैसे कि सपोज करो अभी की बात एग्जांपल लूं तो हमारे देश में लॉकडाउन होगा। ठीक है, लॉकडाउन में फर्स्ट 2 डेज पूरा इंडिया बंद था, पूरा इंडिया बंद था। ठीक है, लगभग ये मान के चले कि कुछ ही शॉप्स खुली थी, ये मेडिसिन की लगा लो कुछ शॉप और कुछ फूड्स वाली, यानी 90% लोग कमा नहीं रहे थे, लेकिन 90% में से 70% लोग डिमांड तो कर रहे थे ना। क्लियर बात है पर ये कि इनकम जीरो की फिर भी कुछ ना कुछ डिमांड होती है। इस डिमांड को क्या बोलते हैं? इस कंजप्शन को क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमस कंजप्शन। ठीक है, जब हमारी इनकम जीरो होती है और कुछ डिमांड करते हैं तो वो क्या कहलाएगी? ऑटोनॉमस कंजप्शन। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हुई वैसे वैसे आपकी एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज। इसको बोलते हैं एडी शेड्यूल। इस टेबल को क्या बोलते हैं? एडी शेड्यूल। ये बनाया है मैंने एडी कर्व, इसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड कर्व। देखिए ओ एक्स एक्सिस पे मैंने लिया इनकम, ओ वाई एक्सिस पे ली मैंने एडी। इनकम जीरो से स्टार्ट हो रही है तो मैंने जीरो से स्टार्ट करी इसको, ऐसे जा रही। ठीक है, एडी जीरो से स्टार्ट कभी नहीं होती, किसी ना किसी पॉइंट स्टार्ट हो रही है, मैंने ले लिया। ठीक है, ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है? इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। इस पॉइंट पर जितना हम कमा रहे हैं उतना हमारा क्या हो रहा है? कंज्यूम हो रहा है। क्लियर बात है पर जितना हम कमा रहे हैं उतना हमारा कंजप्शन, यानी y इक्वल टू एडी। जितनी कमा रही है इनकम उतनी कंज्यूम कर ले। मान लो 20 रुपीस कमाए तो 20 क्या कर लिए? कंज्यूम। जब इस लेवल के बाद हमारी इनकम बढ़नी स्टार्ट होती है, इसको ध्यान समझना। इस पॉइंट के बाद जब हमारी इनकम बढ़नी स्टार्ट होगी, मान लो जब मेरी सारी बेसिक नीड्स पूरी हो गई मेरी इनकम से, उसके बाद भी मेरी इनकम बच रही है, तो मैं क्या करना स्टार्ट करूंगा? सेविंग। मैं क्या करना स्टार्ट करूंगा? सेविंग। जब मेरी बेसिक नीड्स पूरी हो जाएगी, जहां पर इस पॉइंट पर मेरी बेसिक नीड्स पूरी हो गई और इसके बाद भी मेरी इनकम बढ़ रही है, तो
तो मैं उस बढ़ी हुई इनकम को खर्च ना करके कुछ पार्ट सेव करना स्टार्ट कर दूंगा। क्लियर? ये आपका एडी शेड्यूल, ये आपका एडी कर्व, ये आपकी इनकम कर्व, ये आपकी एडी कर्व जो किसी ना किसी पॉइंट स्टार्ट हो रही है। ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट क्या कहलाएगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस पॉइंट पर इनकम और डिमांड दोनों इक्वल है। इस पॉइंट के बाद जब इनकम बढ़ेगी तो हम सेविंग करना क्या कर देंगे? स्टार्ट कर देंगे। क्लियर? ये एडी शेड्यूल है, ये एडी कर्व। देखिए ध्यान से इसको। हाँ जी बेटा, पढ़ लिया आप लोगों ने, एडी शेड्यूल पढ़ा, एडी कर्व पढ़ा। ठीक है, अब चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ एडी। इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंपोनेंट्स ऑफ एडी। एडी के कंपोनेंट्स, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। क्लोज इकोनॉमी में कंपोनेंट्स, ओपन इकोनॉमी में कंपोनेंट्स। क्लोज इकोनॉमी के कंपोनेंट्स एंड ओपन इकोनॉमिक कंपोनेंट्स। सबसे पहले आप ये समझो क्लोज इकोनॉमी क्या होती है, ओपन इकोनॉमी क्या होती है। शायद आपने प्रश्न में समझा भी होगा। क्लोज इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता, यानी ये इकोनॉमी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए बंद होती है। ये इकोनॉमी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए क्या होती है? बंद। दैट इज कॉल्ड क्लोज इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए ओपन होती है, यानी क्लोज इकोनॉमी के अंदर 3 सेक्टर होते हैं। आपने फर्स्ट चैप्टर में 4 सेक्टर्स पढ़े थे, ध्यान होगा आप लोगों को। प्रोड्यूसर सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या आता है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ठीक है ना, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। क्लोज इकोनॉमी में थोड़ा कंजप्शन सेक्टर यानी हाउस होल्ड सेक्टर भी आएगा, क्लोज इकोनॉमी में प्रोड्यूसर सेक्टर भी आएगा, क्लोज इकोनॉमी में गवर्नमेंट भी आएगी, लेकिन क्लोज इकोनॉमी के अंदर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं आता। ओपन इकोनॉमी में चारों आती है। ठीक है, बात समझिए। सबसे पहले हमें कंपोनेंट्स को 2 बेस पर स्टडी करना है कि क्लोज इकोनॉमी है या ओपन इकोनॉमी है। क्लोज इकोनॉमी में 2 सेक्टर होते हैं या फिर 3 सेक्टर। 2 सेक्टर कौन कौन से? प्रोड्यूसर, हाउस होल्ड। अगर मैं कहूं आपसे 2 सेक्टर क्लोज इकोनॉमी के कंपोनेंट बताओ, 2 सेक्टर, क्वेश्चन कैसे आ सकता है? 2 सेक्टर क्लोज इकोनॉमी के कंपोनेंट्स या फिर 3 सेक्टर क्लोज इकोनॉमी के कंपोनेंट्स या फिर ओपन इकोनॉमी के कंपोनेंट्स। ठीक है, 2 सेक्टर आ जाए तो बड़ा इजी है, आपको प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड लेके चलना है। 3 सेक्टर आ जाए तो प्रोड्यूसर, हाउस होल्ड और गवर्नमेंट लेके चलना है। और ओपन इकोनॉमी की बात आ जाए तो प्रोड्यूसर, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ वर्ल्ड चारों लेकर चलते हैं। क्लियर बात अच्छे से? क्लोज इकोनॉमी क्लियर? क्लोज इकोनॉमी में 2 सेक्टर आ जाए तो 2 हो गए, 3 सेक्टर आ जाए 3 हो गए, और ओपन इकोनॉमी आ गया 4 हो गए। ठीक है, और आपको क्या है कि 4 सेक्टर इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी है? तो आप क्या कहोगे? ओपन इकोनॉमी है। 4 सेक्टर जहां पर आ रहे हैं वो कौन सी इकोनॉमी बन जाएगी? ओपन इकोनॉमी आपकी बन जाएगी। हाँ जी बेटा, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स ऑफ एडी में आपको 2 सेक्टर इकोनॉमी के बेस पे पढ़ना है, 3 सेक्टर के बेस पे पढ़ना है, और आपको ओपन इकोनॉमी पढ़नी है। 2 सेक्टर अभी बता कर चुका हूं मैं आपको। 2 सेक्टर में कौन कौन से सेक्टर होते हैं? हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर। ठीक है, देखिए एडी इक्वल टू 2 सेक्टर में कंपोनेंट, 2 सेक्टर में एडी इक्वल टू सी प्लस आई। सी प्लस आई, सी का मतलब कंजप्शन। कंजप्शन एक्सपेंडिचर कौन करता है? हाउस होल्ड सेक्टर। बहुत ही क्लियर सा चीज कि सी मतलब कंजप्शन। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि 2 सेक्टर में कौन कौन होते हैं? प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड। हाउस होल्ड क्या करेगा? कंजप्शन। हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा? कंजप्शन करेगा। और प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है? इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट। तो C प्लस I हो गया इजी सा कि 2 सेक्टर में 2 सेक्टर होते हैं, प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड। हाउस होल्ड क्या करता है? कंजप्शन। हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और
प्रोड्यूसर क्या करता है? इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट आ गया यहां पर। ये बात ध्यान रखना, ये इन्वेस्टमेंट कौन सी है? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट तो गवर्नमेंट भी करती है, बात समझना। कंजप्शन जनता भी करती है, कंजप्शन गवर्नमेंट भी करती है। इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लोग भी करते हैं, इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट भी करती है। जब टू सेक्टर में गवर्नमेंट नहीं आ रही, टू सेक्टर में गवर्नमेंट नहीं आ रही, तो ये वाली इन्वेस्टमेंट कौन सी इन्वेस्टमेंट कहलाएगी? प्राइवेट। क्योंकि यहां तो हमने क्लियर कट लिख दिया हाउस होल्ड कंजप्शन, यहां तो क्लियर कट पता चल रहा है कि ये कंजप्शन कौन से वाली कंजप्शन है? हाउस होल्ड कंजप्शन है। इन्वेस्टमेंट प्राइवेट भी होती है, इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट भी करती है। जब टू सेक्टर में गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है, तो ये इन्वेस्टमेंट कौन सी होगी? प्राइवेट वाली होगी। क्लियर है? टू सेक्टर में कंजप्शन कौन से वाली है? हाउस होल्ड वाली। आई का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है? प्रोड्यूसर। कौन सा प्रोड्यूसर? प्राइवेट प्रोड्यूसर। ये बात आगे समझ आप लोगों को? तो टू सेक्टर में AD इक्वल टू C प्लस I। थ्री सेक्टर में गवर्नमेंट भी आ गई ना, तो AD इक्वल टू C प्लस I, CI ये रहेगा, C प्लस I प्लस G, G मतलब गवर्नमेंट। ठीक है? अब इस G में दोनों आ गए, इस G में दोनों चीज आ गई, गवर्नमेंट का कंजप्शन भी है और गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट भी है। इस C में क्या है? हाउस होल्ड का कंजप्शन। इस I में क्या है? प्राइवेट प्रोड्यूसर की इन्वेस्टमेंट। और इस G में क्या है? गवर्नमेंट का कंजप्शन भी है, गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट भी है। गवर्नमेंट कंजप्शन कहां करती है? फूड्स। किसके ऊपर? गवर्नमेंट कंजप्शन कहां करती है? फूड्स के ऊपर। ठीक है? क्लॉथ फॉर मिलिट्री पर्सनल, गवर्नमेंट जो है कंजप्शन कहां करती है? फूड्स और क्लॉथ फॉर मिलिट्री पर्सनल। गवर्नमेंट इन्वेस्ट कहां करती है? रोड बनवाना, ब्रिजेस बनवाना, ये गवर्नमेंट की क्या है? इन्वेस्टमेंट है। क्लियर? ये आपके माइंड में आ रहा होगा कि गवर्नमेंट खर्चा कहां करती है, यानी गवर्नमेंट कंजप्शन क्या करती है या गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट क्या करती है। तो गवर्नमेंट कंजप्शन कहां करती है? फूड्स या फिर क्लॉथ्स एटसेट्रा फॉर मिलिट्री। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कहां करती है? रोड, ब्रिजेस वगैरह बनवाकर। सो आपको आई होप ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा। टू सेक्टर में C प्लस I होती, C मतलब हाउस होल्ड कंजप्शन, I मतलब प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट। कौन सा प्रोड्यूसर? प्राइवेट प्रोड्यूसर। और थ्री सेक्टर में क्या क्या होता है? C प्लस I प्लस G। G मतलब क्या है? कंजप्शन गवर्नमेंट की, G में गवर्नमेंट की कंजप्शन भी इंक्लूड है और G में गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट भी इंक्लूड है, दोनों चीज इंक्लूड है। ठीक है बेटा, आज इतना ही करते हैं। एक बार राम राम से चैप्टर करो, कोई फास्ट आपको भागने की जरूरत नहीं है। डेली जितना करवाओ उतना जरूर करें, कोई डाउट समय से ले। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस